नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके MCQs क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सारियू निम्नलिखित में से कौन था। तो चार ऑप्शन देखते हैं। पहला, एक ब्रिटिश कलाकार, नहीं। एक अमेरिकी कलाकार, ये भी नहीं थे। एक फ्रांसीसी चित्रकार, एक फ्रांसीसी कलाकार या फ्रांसीसी चित्रकार, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, एक फ्रांसीसी कलाकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार जो फ्रेडरिक सारियू थे, इन्होंने 4 चित्र बनाए थे जी। और जो इसका पहला चित्र है जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसका कह रहा है जो फ्रेडरिक सारियू के चित्रों का विषय क्या था। तो यहाँ पर आप यदि आपने अपने बुक में देखा है कि निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, ये बिल्कुल जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसके सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा बिल्कुल है। ज्ञान का उदय, उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। यदि चौथा विषय भी आ जाए मानवाधिकारों का घोषणा पत्र, तो वो भी उसमें था। अब इन तीनों में से ये 3 दिए हुए हैं, हो सकता है कि एक बदल भी दिया जाए, तो वह है मानवाधिकारों का घोषणा पत्र। तो ये उपयुक्त सभी, तो हमारा आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सारियू के चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सारियू है, फ्रेडरिक सारियू है, जो फ्रांसीसी कलाकार है, फ्रांसीसी चित्रकार है, उसके चित्रों में किन देशों के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल, ये भी आपने बुक में पढ़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग भी थे उसमें, जर्मनी के लोग भी थे और फ्रांस के लोग भी थे, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा, काल्पनिक दुनिया की विचारधारा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। राष्ट्रवाद नहीं, साम्राज्यवाद ये भी नहीं, लोकतंत्र ये भी नहीं, ये कहा जाता है यूटोपिया, कल्पनादर्श। इसके 3 नाम मिलते हैं हमें, यूटोपिया, कल्पनादर्श, यूरोपीय विजन। ये तीसरा नाम है यूरोपीय विजन, आप याद कर लेंगे इसको भी। और यदि आपसे पूछा जाए कि यूटोपिया या कल्पनादर्श क्या होता है, एक इतने आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसको बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन यूटोपिया, कल्पनादर्श या यूरोपीय विजन। 5वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई थी। तो ये आप 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद की जो प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति है, ये फ्रांस की क्रांति से, जो 14 जुलाई 1789 को शुरुआत हुई थी। 1789 की घटना है। नेपोलियन बोनापार्ट निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था, फ्रांस का शासक था। 7वां क्वेश्चन है, 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश पर हमला किया था। जो फ्रांसीसी सेनाएं हैं, उन्होंने 1790 के दशक में किस देश पर हमला किया था, किन किन देशों पर हमला किया था। तो हॉलैंड एवं बेल्जियम, ये भी ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड, इस पे भी किया था, और इटली, इन पे भी किया था। तो इसका आंसर हमारा रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो ये हुई थी जी 1789 में। नेक्स्ट है, 1789 की क्रांति का संबंध किस देश से है। अभी हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांस से है। नेक्स्ट, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस के संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, ये भी किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का लागू किया जाना, ये भी किया गया था। सी, ए और बी दोनों, तो ये दोनों ही रहेंगे, तो आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जन्म दिया, किसने जन्म दिया। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की पूरे विश्व को देन है इन 3 शब्दों की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भ्रातृत्व भी बोल देते हैं इसको। तो ये 3 शब्द पूरे विश्व को देना फ्रांसीसी क्रांति की। नेक्स्ट है 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को प्राय
निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये नेपोलियन ने बनाई थी, इसलिए इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता कब जारी की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 में जारी की गई। नेपोलियन संहिता बोलिए या 1804 की नागरिक संहिता बोलिए। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता की आपने विशेषता बतानी है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, 2 अंक में लिखना भी आ जाता है। 1804 की जो नेपोलियन संहिता थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहले कहता है प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण। ये बिल्कुल किया था नेपोलियन संहिता ने। जो प्रशासनिक विभाजन है उसको आसान बना दिया था, उसको सरल कर दिया था। सामंती व्यवस्था का खात्मा, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन, ये भी बिल्कुल सही है। और यदि चौथे की बात करें हम, तो विशेषाधिकारों की समाप्ति। जो नेपोलियन की संहिता थी उसने विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी थी, कानून के समक्ष समानता ले आई थी नेपोलियन संहिता। तो हमारा ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। लाइप्जिग की लड़ाई या लाइप्जिग भी लिखा हुआ बुक में, लाइप्जिग या लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये 1813 में हुई थी। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के रूप में देखा जाता है? नेपोलियन का पतन कब हुआ, नेपोलियन कब हारा? तो ये नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू का युद्ध और 1815। 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था हैब्सबर्ग साम्राज्य। 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा राष्ट्र राज्य विद्यमान था? राष्ट्र राज्य की बात कर रहा है, न कि राज्य की, ध्यान रखें आप। तब तक ये राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। तो इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी इनमें से राष्ट्र राज्य नहीं था, बल्कि ये साम्राज्यों के अधीन थे। तब तक ये राष्ट्र राज्यों का जन्म ही नहीं हुआ था इन देशों में। नेक्स्ट, वियना शांति संधि कब हुई? जब नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। उसके बाद नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों को रोकने के लिए 1815 में वियना की संधि हुई थी। और वियना वर्तमान में ऑस्ट्रिया की कैपिटल राजधानी है। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता बतानी है आपने। जो यूरोप का कुलीन वर्ग था उसकी क्या विशेषता थी? वे जमीन के मालिक थे, बिल्कुल थे। वे एक साझा जीवन शैली से बंधे थे। वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द मूलतः लेबर शब्द से लिया गया है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है? तो यह लातिनी भाषा का शब्द है लिबरलिज्म। उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? सहमति से बनी सरकार पर बल देता है उदारवाद। जो सहमति से सरकार जो बनती है, जो सरकार सहमति से बनी हो, उसके ऊपर बल देता है उदारवाद। नेक्स्ट है हमारा, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इनकी संख्या तो काफी कम थी, लेकिन प्रॉपर्टी इनके पास बहुत ज्यादा थी। तो ये था कुलीन वर्ग। ये ध्यान रखेंगे आप। छोटा था ये वर्ग, लेकिन इनके पास धन दौलत और सत्ता, पावर दोनों बहुत ज्यादा थी, मात्रा में थी। तो ये था कुलीन वर्ग। उदारवाद प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? जो उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग है, तो ये हुआ था जी क्रांतिकारी फ्रांस में। जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई थी? 1834 में। जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई 1834 में। 1815 में किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था? तो नेपोलियन को हराने के लिए सभी जो यूरोप की उस समय की शक्तिशाली शक्तियाँ थी वो सभी इकट्ठे हुए थे। तो उसमें ब्रिटेन भी था, रूस भी था, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था 1815 में वाटरलू के युद्ध में। और उसके बाद हुई थी 1815 में ही वियना शांति संधि, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस। नेपोलियन ने कितने राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था? तो 39 राज्यों को मिलाकर नेपोलियन ने जर्मन महासंघ बनाया था। जुसेप्पे मैत्सनी और जुसेप्पे गैरिबोल्डी
इनका संबंध किस देश से था? देखिए, ये इटली के एकीकरण के सूत्रधार थे, जुसेप्पे मैत्सिनी भी और जुसेप्पे गैरिबोल्डी भी। यंग इटली जो नामक संगठन है, इसका संस्थापक कौन था? इसका था जुसेप्पे मैत्सिनी। यंग इटली, यंग यूरोप, इसके दो संगठन हैं, यंग इटली, यंग यूरोप, जुसेप्पे मैत्सिनी। यूरोप में यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ ये 1820 दिया हुआ है, ये गलत है, इसका आंसर रहेगा 1821 में। हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 1821 है, न कि 1820। तो यूरोप में यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ था 1821 में। हाँ, आज़ादी मिली थी 1832 में। ध्यान रखेंगे, यूनान का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, आज़ादी के लिए जो संघर्ष है, ये शुरुआत हुई 1821 में, लेकिन स्वतंत्रता मिली 1832 में। और संधि भी पूछ सकता है, वो है कुस्तुनतुनिया की संधि 1832। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक था जुसेप्पे मैत्सिनी। कहाँ स्थापित की थी? बरन में, बरन शहर का नाम है। कौन सा दशक यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह लेकर आया? तो जो यूरोप में 1830 का दशक है, इसके कारण यहाँ पर 1830 के दशक में यूरोप में भूख, कठिनाइयां और विद्रोह लेकर आया था। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 18 मई 1848। 18 मई 1848। नेक्स्ट, 19वीं सदी के मध्य में कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बटा था? इटली बटा हुआ था 7 राज्यों में। 19वीं सदी के मध्य में कौन सा देश, कौन सा प्रदेश, क्योंकि उस समय तक राष्ट्र राज्य तो बने नहीं थे, तो कौन सा प्रदेश 7 राज्यों में बटा हुआ था? तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। वियना संधि जो 1815 में हुई थी, जिसको वियना संधि, वियना कांग्रेस, तो वियना संधि के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया? ये वही राजवंश सत्ता में आया था जो लुई 16वें का था, बुर्बो राजवंश। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली? तो ये 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत मिली थी। ये ध्यान रखेंगे आप कि यूनान की जो स्वतंत्रता है वो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत उसको मान्यता मिली थी। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष कब प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ था 1821 में। लुइजे ओटो पीटर्स निम्नलिखित में से कौन थी? यह एक महिला थी, राजनीतिक कार्यकर्ता थी, लुइजे ओटो पीटर्स। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब कोई घटना यदि फ्रांस में घटित होती है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में महसूस किया जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये कहे थे मैटरनिख ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द है मैटरनिख के। जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को बुलाया गया था? जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए 18 मई 1848 जो जर्मनी का शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर एक पार्लियामेंट बुलाई गई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848 को। लेकिन ये असफल प्रयास था, ये प्रयास सफल नहीं हुआ था। और यदि ये पूछ ले कि फ्रैंकफर्ट संसद किस भवन में या किस इमारत में आयोजित की गई थी, तो ये सेंट पॉल चर्च भवन है, सेंट पॉल चर्च। जर्मनी के एकीकरण का प्रयास निम्नलिखित में किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रशिया के द्वारा। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के जनक कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात किसे जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट होने के बाद इसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? अभी हमने पीछे पढ़ा है, 7 राज्यों में। इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार निम्नलिखित में से कौन है? तो मैजनी, जुसेप्पे मैजनी, ये भी था जुसेप्पे मैजनी, गैरिबोल्डी भी था और कावूर भी था। तो उपयुक्त तीनों। एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में हुआ था, किसके बीच एक समझौता था ये?
ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता था, एक्ट ऑफ यूनियन। इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इंग्लैंड के अंदर जो राष्ट्र राज्य है ये स्थापित करने का श्रेय जाता है वहाँ की संसद को। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में शानदार क्रांति, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा किसी प्रकार का कत्लेआम या कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जनता ने कहा और राजा ने अपनी, और वहाँ के जो राजा थे जिन्होंने शक्ति अपने हाथों के अंदर समेटी हुई थी वो संसद को सौंप दी। तो ये 1688 में हुई थी शानदार क्रांति। इंग्लैंड में शानदार क्रांति ने निम्नलिखित में से किसकी शक्तियाँ छीनी थी? तो राजतंत्र की शक्तियाँ छीनी थी इंग्लैंड की जो 1688 की शानदार क्रांति है। किस एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी? ये हुई थी एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। लाल टोपी या टूटी जंजीर निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? तो लाल टोपी या टूटी जंजीर तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक या स्वतंत्रता की प्रतिमा किसे माना गया? तो मारियोन को माना गया। जैसे भारत में भारत माता, इसी प्रकार फ्रांस में मारियोन और जर्मनी में जर्मेनिया। निम्नलिखित में से जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक क्या थी? तो जर्मेनिया थी। फ्रांस की मारियोन, जर्मनी की जर्मेनिया। जर्मन बलूत जो वृक्ष है वहाँ, उसको किसका प्रतीक माना गया है? उसको वीरता का प्रतीक माना गया है। जो जर्मन बलूत है उसको वीरता का प्रतीक माना गया है। जो जर्मेनिया है, जो जर्मनी की रूपक है जर्मेनिया, किस वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है? तो नेचुरल है, जर्मन बलूत को वीरता प्रतीक माना गया है, तो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है जर्मेनिया। काला सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य क्षेत्र को क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र। इटली के शासक इमैनुअल द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? जो इटली का शासक था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, उसकी पत्नी का नाम था ला टालिया, ला टालिया। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ये 1815 में हुई थी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। इतिहास में किसे लौह और रक्त नीति का जन्मदाता माना जाता है? तो ये माना जाता है बिस्मार्क को। गॉड सेव आवर नोबल किंग, भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, निम्नलिखित में से कहाँ का राष्ट्रीय गान है? तो ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय गान है। जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। जुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था? तो ये सोबोन विश्वविद्यालय में दिया था, अर्नेस्ट रेनन। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1801 में। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में, जिसके तहत यूनान की स्वतंत्रता घोषित की गई। धन्यवाद।